बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो नावल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द ब्लू रूम बाय नफीसा रिजवी। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और इस नावल पे एक ही वीडियो बनेगी। इसी एक ही वीडियो में मैं सब कुछ कवर करूँगा। इंशाल्लाह आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस नावल से रिलेटेड। सो इस नावल में हम नफीसा रिजवी की शॉर्ट बायोग्राफी, टाइटल, सिग्निफिकेंस, सेटिंग, करेक्टर, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी बहुत लंबी होगी लेकिन आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं नफीसा रिजवी की। नफीसा रिजवी ये एक पाकिस्तानी बॉर्न राइटर और इंडिपेंडेंट क्यूरेटर है। क्यूरेटर का मतलब है द कैस्टीडियन ऑफ अ कलेक्शन एज अ म्यूज़ियम और लाइब्रेरी। इन सिंपल लैंग्वेज इन उर्दू वी से मुहाफिज़। और ये फाउंडिंग एडिटर थी एक ऑनलाइन मैगज़ीन की, कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड, पाकिस्तान की फ़र्स्ट ऑनलाइन मैगज़ीन कंटेम्प्रेरी आर्ट से रिलेटेड। और 2011 में ये मूव करती है दुबई, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के तौर पे एज अ लॉरी शबीबी गैलरी दुबई। और इसने सिवरल पब्लिकेशंस दी हैं जिसमें लोकल्स भी आते हैं, इंटरनेशनल भी आते हैं। अब इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कुछ मेंशन यहाँ पे मैंने की है, द इम्प्रिंट ऑस्ट्रेलिया एंड आर्ट एशिया पैसिफिक, हांगकॉन्ग, द लेक्चर्ड एंड, और यहाँ पे इस कॉलेज में इसने लेक्चर दी थी, एंड फाइन आर्ट एट UNSW इन सिडनी ऑस्ट्रेलिया। तो ये जगह कहाँ पे मौजूद है, ये यूनिवर्सिटी है, ये कॉलेज ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में, उनके कैपिटल में। और इसी तरह शी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन अ प्रिंट मेकिंग रेजिडेंसी एंड नफीसा curated an exhibition at Pelophidia's 12 Gates Gallery in October 2015 of 4 talented emerging artists। तो यहाँ पे इसको भी पाकिस्तान की तरफ से इसने जो है मूव किया था, इसने जो है एज अ मेंबर के तौर पे गई थी। दे रियली लिव इन रियलिटी। नफीसा जो है गेव अ लेक्चर टाइटल आर्ट द एसोटेरिक इन्वेस्टमेंट टू द पाकिस्तानी क्लब एट द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे इसने अगेन एक लेक्चर दी थी शिकागो में, पाकिस्तानी क्लब, इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानियों का अपना एक ग्रुप होता है पाकिस्तानी क्लब के नाम से। शी इज़ करंटली फाउंडर एडिटर ऑफ द ऑनलाइन आर्ट मैगज़ीन। और अभी जो मौजूदा तौर पे ये काम करे, ये स्टिल जो है एक फाउंडर एडिटर है ऑनलाइन मैगज़ीन की पाकिस्तान में, एंड इज़ राइटिंग अ बुक ऑन द ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ विजुअल आर्ट इन पाकिस्तान। अब दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपसे के साथ डिस्कस करूँगा दैट इज़ टाइटल सिग्निफिकेंस, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब द ब्लू रूम क्या है? द ब्लू रूम जो है ये मैनिफेस्ट्स डिफरेंट इमोशंस, ये हमें डिफरेंट इमोशंस के बारे में बताता है। अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक काम कूल कलर, और ये जो है इट रिप्रेजेंट्स द सिंबल ऑफ होप। ये होप का एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है, इवन एज वेल एज अ रॉयल ब्लड। ठीक है, रॉयल ब्लड इज़ एज कंसिडर्ड एज अ ब्लू ब्लडेड, या इट इंडिकेट्स द रिच रॉयल पीपल ऑफ शाही मंजिल। अब शाही मंजिल ये एक जगह का नाम है जहाँ पे हमारी प्रोटोगनिस्ट रहती है। सो आप लोगों को ये चीज़ आगे जाके समझ आएगी, ये शाही मंजिल है क्या, जहांगीराबाद है क्या। सो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल समझना है कि एक रॉयल फैमिली है जो शाही मंजिल में रहती है। तो यहाँ पे ब्लू रूम जो है उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ब्लू कलर आल्सो रिप्रेजेंट्स इवन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन और डिस्पेयर। लेकिन ये जो ब्लू कलर है ये डिप्रेशन का भी सिंबल है, डिप्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँ, ये जो ब्लू कलर है इसको डिफरेंट वे में नरेट किया जाता है, डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट किया जाता है हर कल्चर में। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल इससे हट के दूँ, ब्लैक कलर है हमारे मुल्क में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वटेवर जो भी ममालिक है एशियन में, वहाँ पे ब्लैक कलर को एज अ एवल कलर माना जाता है। लेकिन आप यूरोप में जाओगे वहाँ पे इस कलर को एज अ एवल नहीं माना जाता, इसको डिफरेंट वे में मीन्स जैसे ब्लू कलर है इसको भी डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट वे में सिम्बलाइज़ किया जाता है। इवन जो ब्लू कलर है ये पर्सन्स की फीलिंग और इमोशंस के साथ भी सिम्बलाइज़ किया जाता है। ठीक है, और मैंने आपको साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बताया ये डिप्रेशन और डिस्पेयर को भी रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द डेप्थ एंड स्टेबिलिटी, और इसको स्टेबिलिटी मीन्स इस्तेहकाम के साथ भी, मुस्तहकम होना, इसके साथ भी ब्लू कलर को जो है एसोसिएट किया जाता है।
and blue color even stands for negative light and traditionally stands for the sorrow and depression. As I said कि ये sorrow और depression को भी represent करता है. एंड जैसे ज़ेबुन्निसा, अगर हम इस करेक्टर की, एक करेक्टर है हमारे पास ज़ेबुन्निसा, ये मेन करेक्टर है. जब हम इसकी समरी या करेक्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाए कि ज़ेबुन्निसा है कौन. जैसे ज़ेबुन्निसा है, जब वो मूव करती है अपने रूम की तरफ, उस रूम के दीवार जो होते हैं वो भी ब्लू कलर के होते हैं. ठीक है, मतलब उसको ब्लू रूम कहा जाता है. तो ये जो ब्लू रूम है, ये इवन इसको, ये जो ज़ेबुन्निसा, ये उन दीवारों को क्या कहती है, ये कहती है कि ये मेरे ब्लू फ्रेंड्स हैं. मतलब वो जो दीवारें हैं वो बोल सकते हैं, वो दीवारें बोलते हैं, तभी ये कहती है कि ये मेरे ब्लू फ्रेंड्स हैं. अब ये क्यों बोलते हैं, इसको आप बेहतर समझेंगे जब हम इसकी समरी या करेक्टर्स को. यहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ टाइटल सिग्निफिकेंस को समझना है, बाकी कंफ्यूज नहीं होना. आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी इंशाल्लाह. और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन रिप्लाई दूंगा. Her blue friends kept her calm and mentally stable through her time in Shahi Manzil. During the farewell, when means Zebunnisa is in the darkest phase of her life, she learns to remain. Even यहाँ पे ये जो ब्लू रूम है या जो ब्लू वॉल्स होते हैं इस स्टोरी में, इस नावल में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. ये जो हमारी मेन प्रोटोगनिस्ट है, मेन करेक्टर है ज़ेबुन्निसा, ये जितनी भी बातें करती है ये सब जाके अपने दीवारों से करती है. दीवारें कौन से कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है. अब ये तो एक टाइटल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से. इसी तरह इसके जो डिफरेंट वे में जो लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ब्लू कलर को, कौन कौन से कल्चर में इसको किस तरह नरेट किया जाता है, इसको किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है. अब आते हैं हम इसके सेटिंग और करेक्टर्स की तरफ. बायोग्राफी की तो आपको समझ आ गई कि बायोग्राफी में क्या था. अब इसके सेटिंग और करेक्टर्स की तरफ आते हैं. सेटिंग की अगर बात करें तो इसकी सेटिंग शाही मंजिल, डेरा मुर्शद, जहांगीराबाद में रखी गई. ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप लोगों ने याद रखने हैं. और एक इसका जो सेटिंग रखा गया है वो है कसरे ज़ेब, एक सिटी है. ठीक है, ये 4 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने की इसकी सेटिंग यहाँ रखी गई. अब ये आपको बेहतर इसकी समझ आएगी समरी में कि शाही मंजिल है क्या, डेरा मुर्शद है क्या, जहांगीराबाद है क्या, कसरे ज़ेब सिटी है क्या, मतलब इसका क्या क्या रोल है, ये आपको सब कुछ समरी में समझ. अगर एक और चीज़ मैं यहाँ पे अभी आपको बताना चाहूँ, इनके करेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी करेक्टर्स हैं उन सब का बड़ा रोल है इस पूरे नावल में. आप लोगों ने अमूमन नावल्स देखे होंगे, उसमें 1-2 करेक्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हर करेक्टर्स को इंपॉर्टेंस दी गई और हर करेक्टर बार बार मेंशन होगा. सो आप लोगों ने एक एक करेक्टर को समझना है और एक एक करेक्टर को उसके नोट्स बना सकते हैं आप यहाँ इस वीडियो से. अब आते हैं करेक्टर. सबसे पहला करेक्टर है हमारे पास ज़ेबुन्निसा. ज़ेबुन्निसा जो है ये प्रोटोगनिस्ट है नावल की. ठीक है, इसके पास सुपर पावर्स है. सुपर पावर से मुराद नेचुरल पावर्स. ठीक है, नेचुरल पावर से मुराद सपोज़ आपको कोई आंखें दिखाता है, उसकी आंखें के कलर चेंज हो जाते हैं, तो ये एक सुपर पावर है, उसके पास नेचुरल पावर्स. और जब वो उसकी आंखों के कलर चेंज हो जाते हैं, जब वो आपको देखता है या देखती है, तो जब आपकी हालत ख़राब हो जाती है, सो इट मीन्स उस बंदे या बंदी के पास क्या है, सुपर पावर्स होते हैं, नेचुरल पावर्स होते हैं. इसको हम सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि सुपर पावर्स और नेचुरल पावर्स है क्या. आई होप आपको समझ आई होगी. तो इस करेक्टर यानी ज़ेबुन्निसा जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, इसके पास ये क्वालिटी भी है, सुपर पावर की क्वालिटी, या जिसको हम कहते हैं मैजिकल रियलिज़म भी कहते हैं इसको. ठीक है, तो ये इसके पास ये क्वालिटी भी है. फिर ज़ेबुन्निसा के इसकी जो आंखें हैं वो ग्रे कलर की हैं. ठीक है, और ग्रे कलर्स आर मैजिकल आइज़, ये मैजिकल आइज़ होती है. शी कैन गेट अर्ली इंटोनेशंस एंड लिव्स इन शाही मंजिल इन जहांगीराबाद. ये यहाँ पे आपको बता दिया है कि शाही मंजिल क्या है और जहांगीराबाद. शाही मंजिल एक जगह का नाम है, शाही मंजिल सॉरी एक महल का नाम है जहाँ पे ये रहती है, और वो महल कहाँ पे है, जहांगीराबाद में है. आई होप आपको अब यहाँ इस चीज़ की भी समझ आ गई होगी कि ये है क्या. तो ये कहाँ रहती है, शाही मंजिल जहांगीराबाद में रहती है. और इंटोनेशंस का मतलब है जब आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है. तो इसके पास ये नॉलेज भी थी, ये चीज़ का भी पता था कि मतलब ये जो ज़ेबुन्निसा है इसके पास, इसको ये पता होता था कि आगे क्या होने वाला है. सो इट मीन्स इसके पास इंटोनेशंस की नॉलेज भी थी. क्यों, क्योंकि इसके पास सुपर नेचुरल पावर्स थे.
इसके पास मैजिकल रियलिज़म थी और इसकी 2 बेटियां हैं। अब आई होप आपको ये करेक्टर्स की समझ आई हो, सॉरी ये एक करेक्टर की समझ आई होगी, ये हमने डिस्कस कर लिए। अब दूसरा करेक्टर है हमारे पास जहानारा। जहानारा जो है ये ज़ेबुन्निसा की मदर है। और ये एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने याद रखनी है, मैं जब समरी डिस्कस करूँ वहाँ पे शायद मैं ज़ेब वर्ड यूज़ करूँ। सो ज़ेब वर्ड जब भी मैं यूज़ करूँ आपने समझना है कि इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ेबुन्निसा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा ना हो आप सोचे कि यार ज़ेब कहाँ से आ गई, या ज़ेब नाम भी हो सकता है, मतलब मेल का नाम, बॉय का नाम। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ज़ेब जो है मैं सिंपल शॉर्ट वे में भी यूज़ कर सकता हूँ। सो ज़ेब जो है हमारे पास मेन करेक्टर है और जहानारा जो है इसकी मदर है। कासिम अली ख़ान इसके फ़ादर है ज़ेबुन्निसा के, और मुर्तज़ा जो है ज़ेबुन्निसा के हस्बैंड हैं। तो ये हो गए 4 करेक्टर्स। अब आते हैं 5th करेक्टर ज़ैनब। ज़ैनब जो है ज़ेबुन्निसा की आंट है और ये ऑर्थोडॉक्स कस्टम को सफ़र कर रही होती है। ठीक है, मीन्स ये जो रिलीजियस बिलीव्स वगैरह ये इन चीज़ों को। अब आगे करेक्टर है हमारे पास शाह बकर मिर्ज़ा। ये मिर्ज़ा नहीं, ये मिर्ज़ा है, इसको एम कर लेना आप लोगों ने। ये जो है ज़ैनब के हस्बैंड है और ये एक फ्यूडल लॉर्ड, फ्यूडल मीन्स जो एक अमीर बंदा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास करेक्टर है अयाज़। ये बेटा है किसका, ज़ैनब का। फिर हमारे पास करेक्टर है जमीला। जमीला जो है ये मदर है मुर्तज़ा की, और तो जब मुर्तज़ा की मदर हुई तो ज़ेबुन्निसा की शादी होती है मुर्तज़ा से, तो ये इन लॉ हुई, मदर मींस मदर इन लॉ हुई। एंड शी इज़ नॉट गुड विद ज़ेबुन्निसा, और इसका जो बिहेवियर है ये ज़ेबुन्निसा के साथ अच्छा नहीं होता। फिर हमारे पास है करेक्टर लाली जो कि एक प्रोस्टिट्यूट वुमेन है, और ये जो हमारे पास करेक्टर है शाह बकर मिर्ज़ा मीन्स जो ज़ैनब के हस्बैंड है। ये जो शाह बकर मिर्ज़ा है ये इंटरेस्टेड होते हैं किस में, लाली में। आई होप आपको समझ आ गई होगी इन करेक्टर्स की। अब ये अगले करेक्टर है मौलवी जलाल। मौलवी जलाल जो है ये करप्ट नेचर का बंदा होता है, अपने आप को मौलवी समझता है, अपने आप को मौलवी कहता है, और ये अपनी मदर का जो है कत्ल करता है और एक बच्चे का रेप भी करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास करेक्टर ख़ान बहादुर अली। ये फ़ादर है ज़ैनब के फ़ादर हुए। फिर हमारे पास करेक्टर है सादत अली ख़ान। ये ख़ान बहादुर अली के भाई है, इनको कंफ्यूज नहीं करना आपने। ख़ान बहादुर अली के भाई का क्या नाम है, सादत अली ख़ान, और ये दोनों करेक्टर्स यूज़ होंगे समरी में, तब कंफ्यूज नहीं होना आपने। शेख अकबर अमीर, इनके जो है फ़ादर इन लॉ है ज़ेबुन्निसा के, और फ़ादर है किसके, मुर्तज़ा के। ठीक है, और शेख अकबर अमीर की बीवी का क्या नाम है, ये जमीला जो है इसकी बीवी का नाम है। फिर हमारे पास है शेख बाबर अमीर। ये दोनों भाई हैं। ठीक है, ये शेख अकबर अमीर और इनके फ़ादर का नाम है शेख आमिर। शेख आमिर इनके फ़ादर का नाम है, और शेख आमिर के 2 बेटे हैं, उन दोनों बेटों का क्या नाम है, शेख अकबर अमीर और शेख बाबर अमीर। तो इट मीन्स ये दोनों भाई हुए और ये ज़ेबुन्निसा के अंकल हो गए। फिर उसके बाद है आदिल, ये मैटरनल अंकल है ज़ेबुन्निसा के। फिर मौलवी तमीज़ुद्दीन है, ये जो है अपने आप को रिलीजियस मैन की तरह, लेकिन ये जो है इसका भी ये किसके दोस्त होते हैं, मौलवी जलाल के दोस्त होते हैं। देखो दोस्तों, अब आपको आई होप आपके करेक्टर्स की समझ आई, क्योंकि करेक्टर्स में है क्या और करेक्टर्स कितने करेक्टर्स थे हमारे पास, उनका क्या क्या रोल है, ये सब कुछ आपको समझ आ गया हो। अब आते इसके एक शॉर्ट प्लॉट की तरफ, समरी की तरफ। ये पूरी समरी नहीं, ये एक प्लॉट है, समरी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है कि प्लॉट में है क्या। Growing up in a large extended family clustered in a Haveli, Zebun-Nisa is an unusual, insightful little girl who acquires the most extraordinary set of friends by chance. यहाँ पे एक नाम मेंशन किया गया है ज़ेबुन्निसा, जो कि मैंने बताया कि ये एक प्रोटोगनिस्ट है और इसके पास मैजिकल पावर्स हैं, और ये पूरी स्टोरी जो है यही जो फीमेल है, जो लड़की है ज़ेबुन्निसा नरेट करती है। Events take a nasty turn when she decides to expose the evil machinations of a fastidious Maulvi and is hurriedly married off to an older man she has never seen. अब इसकी शादी किससे होती है, एक ओल्डर मैन से, और वो ओल्डर मैन कौन है आप बता सकते हैं, और वो ओल्डर मैन है मुर्तज़ा। मुर्तज़ा किसके हस्बैंड है, ज़ेबुन्निसा के हस्बैंड हैं। और ये यहाँ पे एक वर्ड मौलवी भी मेंशन किया गया है। ये जो ज़ेबुन्निसा है इसके ताल्लुकात मौलवी के साथ भी अच्छे नहीं होते, ये मौलवी को भी तंग करती है।
उसकी वजह मैं आपको समरी में बताऊंगा जब हम इसकी डिटेल समरी पढ़ेंगे कि क्यों ये मौलवी को तंग करती थी। अब आगे क्या है। व्हेन ज़ेबुन्निसा मस्ट कंटेंड विद फेंडिंग ऑफ हॉस्टाइल इन लॉज एंड प्रोटेक्टिंग लव्ड वंस। अब इसके जो इन लॉज मीन जो ससुराल में जहाँ पे ये रहती हैं, तो इनके इन लॉज का भी ज़ेबुन्निसा के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। She has faced with a decision that will change her life and the lives of many people who depend on her। तो ये कहा जाता है कि जब ये चेंज होगी ज़ेबुन्निसा तो बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी भी चेंज होगी। ये वैसे ओवरऑल बता रहा हूँ, ये समरी में मेंशन नहीं है। The question is the question is, will she be able to choose wisely the blue room as set against the backdrop of feudal tradition, replete with the grandeur of its हवेलीज and the myths that live within them। तो ये अगेन जो हमारे पुरानी बातें होती हैं ना कि हवेली में ये है, वो होगा, ये होगा, उन चीज़ों को कहते हैं कि ये अपने आप को उन चीज़ों से निकाल पाएगी या नहीं। ओके, लेट मी ड्रिंक लिटिल बिट वाटर। अब आगे क्या होता है, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ। शाही मंजिल ये 85 एकड़ की ज़मीन है, और ये किस शाही मंजिल में कौन रहती है, यहाँ पे आप लोगों ने आई भी रखना है, SHAHI शाही मंजिल। तो यहाँ पे कौन रहती है, ज़ेबुन्निसा। और ज़ेबुन्निसा की एक बड़ी फैमिली है, तो ज़ेबुन्निसा और इसकी फैमिली शाही मंजिल में रहती है, और ये 85 एकड़ की ज़मीन है और जहांगीराबाद में ये जगह वाक़िया है। फ्यूडल लॉर्ड से मुराद यहाँ पे जो अमीर फैमिली उनका भी ज़िक्र होगा, और इसी तरह जो गरीब फैमिलीज़ है उनका भी ज़िक्र होगा। डेरा मुर्शद द टाउन ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा कस्बा है जहाँ पे अमीर और गरीब और इलिटरेट पीपल रहते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, ठीक है, ये एक किस्म का मैं आपको प्लॉट दे रहा हूँ। अब आते हैं इसके ओरिजिनल समरी की तरफ, और समरी में यही बेहतर समझूंगा कि समरी में सब जो है करेक्टर्स डिस्कस होंगे, सो मैं करेक्टर्स की तरफ आऊँगा, वहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी। ठीक है, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ की समझ आएगी। अब इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं, इस समरी की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारे पास जो मेन करेक्टर है वो कौन है, ज़ेबुन्निसा। ज़ेबुन्निसा और ज़ेबुन्निसा के पास सुपर नेचुरल पावर्स है, और ज़ेबुन्निसा की जो फैमिली है ये स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर का शिकार है। ये सारी फैमिली जो है शाही मंजिल में रहती है, और ये शाही मंजिल जो है जहांगीराबाद में है, 85 एकड़ की ज़मीन है। और ये फैमिली जो भी है, ये फैमिली जब भी एडल्ट एज में पहुंचती है, मीन ज़ेबुन्निसा की फैमिली जब भी एडल्ट एज में पहुंचती है, तो ये स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर का शिकार होती है। मतलब इनको नींद नहीं आती। स्लीपलेसनेस डिसऑर्डर का क्या मतलब है, इनको नींद नहीं आती जब ये एडल्ट एज में पहुंचते हैं। और नावल की प्रोटोगनिस्ट ज़ेबुन्निसा वो भी इसी चीज़ का शिकार है। और ज़ेबुन्निसा के पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस, ये जो यहाँ पे दो वर्ड्स मेंशन हैं, ये भी नेचुरल या मैजिकल रियलिज़म से रिलेटेड हैं। तो इसके पास इनके पावर्स भी मौजूद हैं। अच्छा, इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ज़ेबुन्निसा के पास मैजिकल पावर कैसे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आप मुझे ये बताओ, पेपर में कोई आपसे पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ कि ज़ेबुन्निसा के पास मैजिकल पावर कैसे, तो आपने दो एग्जांपल देने। देखो, एक दफ़ा ज़ेबुन्निसा का जो अंकल होता है, मैटरनल अंकल आदिल, यहाँ पे मेंशन है, ये ज़ेबुन्निसा का जो मैटरनल अंकल आदिल होता है, तो वो उसे बुरे वे में यानी बुरे तरीके से टच करता है। तो ज़ेबुन्निसा सिर्फ अपनी आंखें दिखाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। किसकी, आदिल की हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल ये है कि इसकी जो दादी है कुरतुल्लैन, वो करेक्टर को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, उसका इतना जिक्र नहीं है, कुरतुल्लैन नाम है, लेकिन आपने ये याद रखना है कुरतुल्लैन कौन है, ज़ेबुन्निसा की दादी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ मैजिकल रियलिज़म की एक एग्जांपल कि एक दफ़ा क्या हुआ था कि इसकी जो दादी है कुरतुल्लैन, उसके कमरे में सांप आ जाता है। तो उसी कमरे में ज़ेबुन्निसा जाती है और सांप को देखती है तो सांप निकल जाता है। तो ये दूसरी एग्जांपल हुई मैजिकल रियलिज़म की। और ज़ेबुन्निसा को इंटोनेशंस भी आते हैं, ये जो वर्ड्स हैं इंटोनेशंस ये भी आते हैं कि क्या होने, इंटोनेशंस का क्या मतलब है कि क्या होने वाला है। अब ज़ेबुन्निसा अपनी हवेली में वॉक कर रही होती है तो उसे अजीब सी आवाज़ें आती हैं, तो उसे हैरत होती है। अब वो पूरी हवेली छान मारती है, फिर वो उसी रूम जाती है जहाँ से आवाज़ें आ रही थी।
और वो आवाज़ें ज़ेबुन्निसा का नाम लेके बुला रही थी। तो पूछती है कि आप कौन हो? तो जो वॉल्स होते हैं यानी जो दीवारें होती हैं वो कहती है कि वी आर नॉट सम वन, वी आर समथिंग, मीन्स वी आर वॉल्स ऑफ दिस रूम, कि हम इस कमरे की दीवारें हैं, हम ही आपको बुला रहे थे। ठीक है, कौन बुला रहे थे? कोई इंसान नहीं है, कोई जानवर नहीं है, बल्कि दीवारें हैं। कहते हैं ना, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं। अब देख भी लो कि दीवार भी बोल सकते हैं। तो ये दीवारें आगे से क्या कहते हैं? वी आर वॉल्स ऑफ दिस रूम, हम इस कमरे की दीवारें हैं या दीवार है। और वो ब्लू कलर की वॉल्स होती हैं और ये जो दीवारें हैं ये ब्लू कलर्स की होती है, क्योंकि नावल का नाम भी ब्लू कलर है, तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी माइंड में रखना है। तो ये दीवारें क्या कहती है कि वी आर वॉल्स ऑफ दिस रूम, और ब्लू कलर की वॉल्स होती है और ये चीज़ें ज़ेबुन्निसा के लिए नॉर्मल होता है। तो वॉल्स फिर ज़ेबुन्निसा से हिस्ट्री के बारे में पूछती है। अब ये जो दीवारें हैं ये इससे सवालात करती है, मतलब हिस्ट्री के बारे में ज़ेबुन्निसा से पूछती है कि ज़ेबुन्निसा जो है हिस्ट्री बताती है। और इस पूरी फैमिली को कासिम ख़ान की फैमिली कहा जाता है। कासिम ख़ान कौन है? ये यहाँ पे मेंशन है, ज़ेबुन्निसा के फादर है। तो इसको जो है, इस फैमिली को कासिम ख़ान के नाम से जाना जाता है। और ये फैमिली अपनी सखावत यानी जेनरसिटी की वजह से बहुत फेमस है। और इसी ब्लू रूम में ज़ेबुन्निसा की फैमिली ने किसी पुअर लोगों को यानी गरीब लोगों को जगह दी थी। जहाँ पे ये ज़ेबुन्निसा मौजूद है, इसी रूम में ज़ेबुन्निसा की जो फैमिली थी यानी कासिम ख़ान ने, ज़ेबुन्निसा के जो फादर थे, उसी ने किसी पुअर लोगों यानी गरीब लोगों को जगह दी थी। और वो पुअर लोग यानी जो गरीब लोग किसी बीमारी का शिकार थे, और फिर इसी रूम में उन पुअर लोगों में से कोई मर गया था, और फिर लोगों ने इस रूम को यानी इस ब्लू रूम को छोड़ दिया था। अब ज़ेबुन्निसा की दोस्ती हो जाती है ब्लू वॉल से यानी ब्लू रूम से, और ज़ेबुन्निसा जो है रोज़ाना जाती है इस रूम में। अब ये ब्लू रूम जो है ज़ेबुन्निसा को पढ़ाती है, जैसे आपको कोई और पढ़ा रहा होता है, इसी तरह अब ये दीवारें जो हैं किसको पढ़ा रही हैं? ज़ेबुन्निसा को पढ़ाती है। और ज़ेबुन्निसा को क्या पढ़ाती है, मीन्स क्या सबक पढ़ाते हैं ये दीवारें? हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, वर्ल्ड वार्स के बारे में बताते हैं, मतलब इससे रिलेटेड जो है जो चीज़ें हैं वो बताते हैं, मतलब स्टोरी नरेट करते हैं। दीवारें जो है एक किस्म के टीचर बन जाते हैं। आप सिंपल कह सकते हैं कि दीवारें जो है एक किस्म के टीचर बन जाते हैं, किसके? ज़ेबुन्निसा के। अब ज़ेबुन्निसा की फैमिली में वेट इस रूम में, अब ब्लू रूम जो है ज़ेबुन्निसा को पढ़ाती है हिस्ट्री वर्ल्ड वार्स के बारे में। और ज़ेबुन्निसा की जो फैमिली है उसमें सिर्फ लड़के जो है बाहर जाके तालीम हासिल कर सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती। और ज़ेबुन्निसा की एजुकेशन जो है वॉल्स के थ्रू हो रही है, और ये जितनी नॉलेज है इसको मिलेगी, इसके एज पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने कोई इग्नोर नहीं करना। जितनी नॉलेज इसको मिलेगी इन दीवारों से, इसकी एज पर भी इम्पेक्ट पड़ेगा। वो कैसे? अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब सपोज़ अगर ज़ेबुन्निसा की एज 16 है तो वो 28 की दिखेगी। क्यों? क्योंकि दीवारें जो है वो अपना फ़ीस मांगते हैं। फ़ीस से मुराद वो अपना रिवार्ड मांगते हैं, और वो रिवार्ड वो किस चीज़ के थ्रू दे रही है? अपने एज के। जैसे आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी, आप फ़ीस देते हो, इसी तरह अब दीवारें हैं वो ऑब्वियसली फ़ीस तो पैसे तो ले नहीं सकते, तो ज़ेबुन्निसा जो है अपनी एज का सदका देती है, अपनी एज कुर्बान करती है। जिस तरह अगर वो 16 साल की है तो वो 28 ईयर्स की लगेगी, मतलब लग सकती है, उसकी एज ज़्यादा लगेगी। लोग कहेंगे कि भाई ये तो 16 की नहीं, ये तो 28 की है। फिर जब वो 28 साल की होगी तो वो 40 की लगेगी। अपनी नॉलेज की जो पेमेंट है वो एज के थ्रू कर रही है। अब स्टोरी जो है शिफ्ट होती है ज़ेबुन्निसा के मदर जहानारा। ये जहानारा जो है ज़ेबुन्निसा को बताती है कि आपके फ़ादर ने आपके लिए लड़का देखा है जिसका नाम है मुर्तज़ा। ज़ेबुन्निसा खुश नहीं होती। अब अगेन ज़ेबुन्निसा जो है ब्लू रूम चली जाती हैं वॉल्स से, दीवारों से पूछने। तो जो दीवारें बताते हैं, मीन जो वॉल्स होते हैं वो बताते हैं कि मुर्तज़ा के जो दादा थे। अब पता है दीवारें जो है अब उसको बताते हैं कि मुर्तज़ा है कौन। तो ये जो दीवारें अब वो क्या बताते हैं कि मुर्तज़ा के जो दादा थे वो आपके दादा के फ्रेंड थे, जो ज़ेबुन्निसा के ग्रैंड फादर थे। उसका नाम था बहादुर अली ख़ान। ये ठीक है, बहादुर अली ख़ान, ये ज़ेबुन्निसा के ग्रैंड फादर का नाम था। ठीक है, और मुर्तज़ा के जो ग्रैंड फादर थे उसका नाम था शेख आमिर। और शेख आमिर के दो बेटे थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि शेख अकबर आमिर और शेख बाबर आमिर।
ये शेख आमिर के 2 बेटे थे, ठीक है। और मुर्तज़ा के ग्रैंडफादर का क्या नाम था? शेख आमिर। वहाँ पे आप लोगों ने बाबर और अकबर नहीं लगाना। अब ज़ेबुन्निसा के ग्रैंडफादर के जो भाई थे सादत अली ख़ान, उसने उस हवेली में काम वाली के साथ ज़्यादती की थी। ये सादत अली ख़ान ने किसके साथ किसी काम वाली के साथ। और सादत अली ख़ान किसके भाई है? ये जो है ये हमारे शेख आमिर के भाई हैं, ठीक है। तो इसने एक हवेली में किसी के साथ ज़्यादती की थी, जिससे वो काम वाली प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसकी वजह से बहादुर अली ख़ान ने अपने भाई सादत अली ख़ान को घर से निकाल दिया था। सॉरी, ये जो सादत अली ख़ान है ये ख़ान बहादुर अली के भाई है, वो शेख आमिर के भाई नहीं है। तो सादत अली ख़ान ने जो है, अब मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि ख़ान बहादुर अली का एक भाई है जिसका नाम है सादत अली ख़ान। ये यहाँ पे मेंशन में ये मिटाता हूँ आपको बेहतर से। ख़ान बहादुर अली का एक भाई है जिसका नाम है सादत अली ख़ान। सादत अली ख़ान ने क्या किया? सादत अली ख़ान ने एक लड़की के साथ ज़्यादती की जो नौकरानी थी उस घर में। तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ख़ान बहादुर अली क्या करता है? अपने भाई सादत अली ख़ान को घर से निकाल देता है और अपने दोस्त के घर भेज देता है जिसका नाम है शेख आमिर। ख़ान बहादुर अली के दोस्त का क्या नाम है? शेख आमिर के यहाँ भेजता है। अब किसको? अपने भाई को। इसके भाई का क्या नाम है? सादत अली ख़ान। अब शेख आमिर ने उसके भाई को पाला और अपने पास रखा, मतलब सादत अली ख़ान अब शेख आमिर के साथ ही रहने लगा। और शेख आमिर के 2 भाई थे, एक का नाम था शेख बाबर आमिर, दूसरे का नाम था शेख अकबर आमिर, ठीक है। जो अकबर है उसका बेटा है जो है मुर्तज़ा है। अब ज़ेबुन्निसा को ये भी पता चलता है कि ज़ैनब जो है उसकी पुप्पो की, यानी उसका डिवोर्स, ज़ैनब जो है उसकी पुप्पो है, उसका डिवोर्स कैसे हुआ। अब उसका डिवोर्स कुछ यूँ हुआ कि ज़ेबुन्निसा जो थी घर में लाडली थी, ठीक है। ये जो ज़ैनब थी ये घर में लाडली थी, एक ही बेटी थी ज़ैनब के। पेरेंट्स ने ज़ैनब की शादी फ्यूडल लॉर्ड से की थी और उस फ्यूडल लॉर्ड का क्या नाम था? यहाँ पे मेंशन है ये शाह बकर मिर्ज़ा। तो ज़ैनब की शादी किससे होती है? शाह बकर मिर्ज़ा से होती है। और शाह बकर मिर्ज़ा, इसका भी करेक्टर अच्छा नहीं था। इसका भी शादी से पहले चक्कर चल रहा था एक प्रोस्टिट्यूट से जिसका नाम था लाली। शादी के बाद भी वो लाली से मिलता रहा और इसने ज़ैनब को प्रेग्नेंट करके ये सोच करके कि लोग ये ना सोचे कि ये ज़ैनब का ख़याल नहीं रखता, मतलब ज़ैनब को लाइक इन अ वी कैन से व्हाट वी इन अ शॉर्ट टाइम शी मेड ज़ैनब प्रेग्नेंट। और इस तरह ज़ैनब का एक बेटा भी हो गया जिसका नाम है अयाज़, AYAZ। तो ये इसलिए इसने जल्दी प्रेग्नेंट किया क्योंकि लोगों को ये ना लगे, क्योंकि ज़ैनब ख़ुद एक अमीर ख़ानदान से थी और ये दूसरा भी अमीर था, शाह बकर मिर्ज़ा। तो इसलिए जल्दी प्रेग्नेंट किया ताकि लोगों को ये ना लगे कि शाह बकर मिर्ज़ा जो है ज़ैनब का ख़याल नहीं रखता। और फिर ज़ैनब का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अयाज़, सन ऑफ ज़ैनब। और ये शाह बकर मिर्ज़ा जो है ये ड्रिंकर भी था। तो ये अयाज़ यानी अपने बेटे और ज़ैनब यानी अपनी बीवी दोनों को मारता रहता था। अब एक दिन ज़ैनब को मार के ज़ैनब बेहोश हो गई थी और वो अपने पेरेंट्स के घर आ गई और वहाँ रहने लगी और इस तरह इनकी डिवोर्स हो गई। अब ये सारी बातें ज़ैनब को पता चलती है ब्लू रूम से, ठीक है। ये सब कुछ वो दीवारें जो हैं उससे सुना रही है और मुर्तज़ा के बारे में भी बहुत कुछ पता चल जाता है। लेकिन फिर भी ज़ेबुन्निसा और मुर्तज़ा की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद ज़ेबुन्निसा की जो मदर इन लॉ है, क्या नाम था? जमीला। ये जमीला, उसका रवैया ज़ैनब के साथ ठीक नहीं रहता। वो ज़ैनब को चुड़ैल और बूढ़ी औरत के नामों से पुकारती है। वो क्यों? अब ये एक सवाल है, वो क्यों उसको इस नाम से पुकारती है? क्योंकि मैंने बताया था कि जब ज़ैनब दीवारों से पढ़ रही होती है हिस्ट्री वगैरह, तो दीवारों की एक डिमांड होती है, जो दीवार होते हैं, जो ब्लू रूम होते हैं, उनका एक डिमांड कि आपकी एज बढ़ेगी। जब हम आपको कुछ सुनाएंगे, कुछ पढ़ाएंगे, तो इससे आपकी एज बढ़ेगी। इसीलिए ये जो इसकी मदर इन लॉ है जमीला, ये उसे कहती है बूढ़ी औरत कि तुम जो है एक बूढ़ी औरत हो। ज़ेबुन्निसा को कहती है कि तुम एक बूढ़ी औरत हो, तुम चुड़ैल हो। अब सीन जो है शिफ्ट होता है। अब ज़ेबुन्निसा के इन लॉज़ यानी जो ससुराल है उनके घर एक मौलवी आता है जिसका नाम है ये मौलवी तमीज़ुद्दीन और इसके ताल्लुकात भी मौलवी जलालुद्दीन के साथ हैं। मौलवी तमीज़ुद्दीन के ताल्लुकात किसके साथ हैं? मौलवी जलालुद्दीन के साथ हैं। ज़ैनब के घर
अब ज़ेबुन्निसा के घर तब आया था, नो 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 नो, मौलवी जलालुद्दीन ज़ेबुन्निसा के घर तब आया था जब ज़ेबुन्निसा छोटी थी। एक तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी कि मौलवी तमीज़ुद्दीन और मौलवी जलालुद्दीन के ये दोनों आपस में फ्रेंड्स हैं। अब मैं आपको मौलवी जलाल की स्टोरी सुनाता हूँ कि मौलवी जलाल ज़ैनबुद्दीन के घर कैसे ज़ेबुन्निसा के घर कब आया था। देखो, जब ज़ेबुन्निसा छोटी थी और ज़ेबुन्निसा के घर वालों ने इसे जगह दी थी, मतलब ये जो मौलवी जलाल है इसे, जब ये ज़ेबुन्निसा छोटी थी तो मौलवी जलाल उस वक्त आया था और ये जो ज़ेबुन्निसा है उसके घर वालों ने मौलवी जलाल को जगह दी थी। और ये जो मौलवी जलाल ये सही आदमी नहीं था, इस मौलवी ने अपनी माँ का मर्डर भी किया था और तब वो वहाँ से भाग के कासिम ख़ान के पास, यानी ज़ेबुन्निसा के जो फादर है उसका क्या नाम है, कासिम ख़ान के पास आया था चुप रहने के लिए, चाह रहा था। अब ये जो मौलवी जलाल है इसका किस्सा भी ज़ेबुन्निसा ने ब्लू वॉल से सुना था, मतलब ब्लू रूम से सुना था कि ये मर्डरर है, इसने एक बच्चे का रेप किया है। अब ज़ेबुन्निसा ये सब कुछ अपने फादर कासिम अली ख़ान को बताती है कि ये जो मौलवी जलाल है ये सही आदमी नहीं है, लेकिन कासिम अली ख़ान ने अपनी बेटी की बातों को इग्नोर कर दिया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद मौलवी जलाल को घर से निकाल दिया गया था, लेकिन इसकी फ़ैमिली, जो मौलवी जलाल की फ़ैमिली, उसको अपने पास रखा। अब मौलवी जलाल को निकाल तो दिया था और किसके कहने पर, ज़ेबुन्निसा के कहने पे, तो मौलवी जलाल ने बदला तो लेना था। अब मौलवी जलाल जो है ज़ेबुन्निसा का दुश्मन बन चुका है। अब तो जब ज़ेबुन्निसा की शादी होती है, मौलवी जलाल ने मौलवी तमीज़ुद्दीन को ज़ेबुन्निसा के घर भेजा, तो मतलब इसके जो ससुराल है उनके घर भेजा। तो तमीज़ुद्दीन जो था वो ज़ेबुन्निसा को तंग करता था, उसकी सास को उकसाता था कि ज़ेबुन्निसा सही लड़की नहीं है। अब ज़ेबुन्निसा के फ़ादर की तबीयत ख़राब होती है तो वो शाही मंजिल जाती है अपने फ़ादर से मिलने, लेकिन कुछ टाइम के बाद कासिम अली ख़ान की डेथ हो जाती है। अब कुरतुल्लैन घर की सरबराह बन गई है। कुरतुल्लैन जो है ज़ेबुन्निसा की दादी है। सब उनके मानने लगे। अब ज़ेबुन्निसा ये चाहती है कि वो और मुर्तज़ा जो है शहर की तरफ जाए, मतलब ये और अपने हस्बैंड को लेके शहर की तरफ जाए, कि वो पढ़ना चाहती है। लेकिन उसकी दादी जो है अपोज़ करती है, मुखालफत करती है कि तुम लोग अपना ट्रेडिशन भूल रहे हो। अब ज़ेबुन्निसा और मुर्तज़ा शहर चले जाते हैं और अपना घर लेते हैं, जिसका नाम वो रखते हैं, ये यहाँ पे जो मेंशन है, कैसर ज़ेब। ये अपने घर का नाम क्या रखते हैं, कैसर ज़ेब। और ज़ेबुन्निसा के भाई बहन भी ज़ेबुन्निसा के साथ जाते हैं, मतलब शहर की तरफ जाते हैं। फिर ज़ेबुन्निसा की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आलिया, ALIYA, आलिया। और आलिया की आइज़ भी ग्रे होती है, तो ज़ेबुन्निसा को लगता है कि इसमें सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगे। अब ज़ेबुन्निसा की दो बेटियां हैं। अब ज़ेबुन्निसा जो है अगेन ब्लू रूम की तरफ मूव करती है और वो दीवारों से बात करती है। तो वॉल जो है, जो दीवारें हैं, वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मिस करेंगे। मतलब जो दीवारें हैं वो अब बोलते हैं कि भाई ज़ेबुन्निसा हम तुम्हें मिस करेंगे। अब ज़ेबुन्निसा भी डिप्रेस्ड होने लगती है। अब कुरतुल्लैन की डेथ हो जाती है और ज़ेबुन्निसा की अम्मी जहानारा की भी डेथ हो जाती है। अब ज़ेबुन्निसा काफ़ी अरसे बाद शाही मंजिल आती है और उसे वीरान सा लगता है, अपना शाही मंजिल जो है उसे वीरान सा लगता है। उस टाइम उसे ऐसा फ़ील होता है कि मौलवी जलालुद्दीन मौजूद है घर में। अब ज़ेबुन्निसा ऊपर कमरे में चली जाती है और लाइट चली जाती है, और अब मुर्तज़ा को भी ऐसे फ़ील होता है कि शायद कोई इस घर में मौजूद है। अब जब मुर्तज़ा रिवॉल्वर लेके ऊपर कमरे में जाता है तो वहाँ पर मौलवी जलालुद्दीन जो है वो होता है, और मौलवी जलाल ने अब ज़ेबुन्निसा को पकड़ा होता है और उसके गर्दन पर छुरी रखी होती है। मुर्तज़ा जो है मौलवी जलाल को शूट कर देता है और ज़ेबुन्निसा बेहोश हो जाती है। अब मुर्तज़ा जो है पुलिस को बुला लेता है, यानी ज़ेबुन्निसा का जो हस्बैंड है मुर्तज़ा, वो पुलिस को बुला लेता है और ज़ेबुन्निसा और मुर्तज़ा ही खुश रहने लगते हैं अपने दो बेटियों के साथ, क्योंकि इसकी दो बेटियां हैं। आई होप आपको समरी की समझ आई होगी। अब आते हैं इसके कैरेक्टर समरी थीम्स की तरफ। देखो दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समरी समझा सकूं, और मैंने आई थिंक इट्स 34 मिनट्स वीडियो सिर्फ आपको समरी समझाते समझाते। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई भी कैरेक्टर में कन्फ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
तो थीम में सबसे पहला थीम है फेमिनिज़म। फेमिनिज़म का थीम बहुत इम्पोर्टेंट है पूरे नावल में। वो इस तरह क्योंकि ये पूरा नावल जो है फेमिनिज़म पे रिलेटेड है, फेमिनिज़म से रिलेटेड। फेमिनिज़म लाइक एजुकेशन जो है, फ़ीमेल की एजुकेशन पे फोकस नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ज़ेबुन्निसा है वो ख़ुद कहती है कि हमारे घर में जो है सिर्फ लड़कों को बाहर पढ़ने की इजाज़त है, बाकी फ़ीमेल को इजाज़त नहीं होती। इसी तरह हरासमेंट होती है, जैसे ज़ेबुन्निसा को इसका अपना मैटरनल अंकल आदिल जो है हरास करता है, ठीक है। इसी तरह जो नौकरानी है उसको जो है सादात अली खां जो है प्रेग्नेंट करता है। फिर मैरिज, इसी तरह ज़ेबुन्निसा जब शादी करती है तो उसे नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी शादी होगी, लेकिन बस उसे बता दिया जाता है कि तुम्हारी शादी मुर्तज़ा से होगी। अब मुर्तज़ा जो है वो बड़े एज का है। फ्यूडलिज़म मीन्स जो अमीरों के चर्चे होते हैं। इसी तरह मैजिकल रियलिज़म का मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए ज़ैनब ज़ेबुन्निसा से रिलेटेड, क्योंकि ये क्वालिटी सिर्फ उसके अंदर थी, उसके आइज़ जो थी। और इसी तरह जब वो अपने मैटरनल अंकल आदिल को जो है आंखें दिखाती तो आदिल जो है बेहोश हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल ये था कि जब इसकी दादी के रूम में सांप आता है, कुरतुलैन के रूम में जब सांप आता है, कुरतुलैन इसके दादी का नाम है, तो वो सांप को अपनी आंखें दिखा, ये जो ज़ेबुन्निसा ये अपने सांप को अपनी आंखें दिखा के सांप वहाँ से निकल जाता है। फिर रूरल लाइफ एंड अर्बन लाइफ, मतलब ये जब देहात से मूव करते हैं शहर की तरफ तो क्या चेंजेस आते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे वो नौकरानी के साथ ज़्यादती होना, फिर इसके साथ मतलब इसको जो है बग़ैर पूछे शादी के लिए राज़ी करना। और रिलीजन, जिस तरह वो मौलवी है वो मज़हब को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मौलवी जलालुद्दीन, जलाल और मौलवी तमीज़ुद्दीन दोनों में जो है मज़हब को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।